जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। हमने क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपने नहीं देखे हैं तो यू कैन गो एंड वॉच, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। मतलब किताबें जो भी हमको मिली हैं, जो भी कब्र वगैरह हमको मिली हैं, ब्यूरियल्स क्या, कब्र जो भी हमको मिली हैं, वो हमें हिस्ट्री के बारे में क्या बताती हैं, पढ़ाती नहीं है, क्या बताती हैं। ओके, सो आर यू गाइज एक्साइटेड? ओके, शुरू करते हैं। देखिए, आपने ये तो सुना ही होगा वेदों के बारे में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किताब मतलब दुनिया की जो सबसे पुरानी किताबें हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपने सुना होगा वेदों के बारे में। क्या होते हैं वेद ये नहीं पता हो, लेकिन हो सकता है कितने होते हैं वेद ये सबको पता हो। तो 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। नॉट 4 तरह के, 4 वेद होते हैं एक्चुअली, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इफ़ आई आस्क कि इनमें से ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, तो आप में से 99.9% लोग बता देंगे कि भाई ऋग्वेद हमारा ओल्डेस्ट वेद है। बट ये कब लिखा गया, कितने साल पहले लिखा गया, तो ये हमने डिस्कशन किया था फर्स्ट या फिर सेकेंड चैप्टर में। तो शायद हो सकता है बहुत कम लोग बता पाए, तो मैं बता देती हूँ 3500 ईयर्स अगो ये लिखा गया। स्टार क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। ओके, तो ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कब लिखा गया? 3500 साल पहले लिखा गया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि भाई ऋग्वेद में होता क्या है। तो ऋग्वेद में क्या है, 1000 से भी ज़्यादा हिम्स हैं। मतलब सूक्त, सूक्त मतलब क्या, वेल सेट, जो अच्छे से कही गई हो, जो ढंग से कहा गया हो, उसको बोलते हैं सूक्त, ठीक है। हम इनको प्रेयर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रार्थनाएं बोल सकते हैं। तो ऋग्वेद में जो ये प्रार्थनाएं लिखी हैं वो किसकी प्रशंसा के लिए लिखी गई हैं? भाई देवी देवताओं की प्रशंसा के लिए लिखी गई है, क्योंकि हम कुछ भी मांगेंगे देवी देवताओं से मांगेंगे। अब ये कौन से देवी देवता होते थे? तो अग्नि देवता होते थे, जो कि अग्नि के देव हैं। इंद्र देवता होते थे, जो कि युद्ध के देवता हैं। उसके बाद सोम, सोम क्या है? अ काइंड ऑफ प्लांट है जिससे स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता है। और आपको पता होगा कि सोम अमृत का पर्यायवाची होता है, सिनोनिम होता है। ओके, तो समझ गए ना सोम कितना स्पेशल है। तो ये बात समझ में आई कि ऋग्वेद में क्या क्या होता है। उसमें क्या है, प्रार्थनाएं हैं। अब ये जो आज मान लो कोई भी हम गाना सुन रहे हैं, कौन सा गाना ले लेते हैं, कोई भी गाना ले लेते हैं, चलो तुम ही हो ले लेते हैं, बहुत ही फेमस गाना हुआ था। तो किसी ना किसी ने इसको कंपोज किया होगा ना, किसी ना किसी ने। इन अ सेम वे इन प्रेयर्स को भी किसी ने कंपोज किया होगा। तो कौन कंपोज करता था? सेजेस, ऋषि लोग कंपोज करते थे। इसके अलावा जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी वगैरह होते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंसेस। अपने स्टूडेंट्स, देखा आज हम क्या होते हैं, आज बोर्ड्स वगैरह होते हैं, बोर्ड्स पे टीचर्स लिख करके पढ़ाया करते हैं। तभी ऐसा होता था नहीं, तभी जो प्रीस्ट वगैरह होते थे अपने स्टूडेंट्स को रिसाइट करके पढ़ाते थे। मतलब केवल अपने मतलब केवल बोल करके स्टूडेंट्स को लर्न कराते थे, उसको समझाते थे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग लर्न करा देते थे, उनको एकदम मेमोराइज हो जाता था। देखते होंगे ना आपने कभी कोई पुराना जो है कि मैथोलॉजिकल सीरियल वगैरह देखा होगा, तो आप छोटे छोटे बच्चों को भी श्लोक वगैरह एकदम प्रॉपर रटे रहते हैं। और इवन कोई वो बोल्ड वगैरह पे नहीं पढ़ाते, केवल रिसाइट करते हैं। तो वो इतने कंसंट्रेशन से सुनते हैं उनकी बातों को, तो इस वजह से उनको याद हो जाता है, या फिर और भी जो भी बात रही हो, ठीक है ना। तो इस तरह ये चीज़ें हुई। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये निकल के आती है कि मोस्ट ऑफ द जो ये हिम्स थे, मोस्ट ऑफ द जो प्रेयर्स थी, वो किसने कंपोज की? वो मैन ने कंपोज की। और मैन ने कंपोज की, सीखी और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई। उनमें से बहुत ही कम प्रेयर्स थी जो विमेन द्वारा कंपोज की गई। अगेन अ स्टार पॉइंट। ओके, जो स्टार पॉइंट है मतलब यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। हमको डिस्कशन करना है, पढ़ना है। देखो ये चैप्टर कोई भी पढ़ सकता है, खुद से सब पढ़ सकते हैं, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होने हैं, तो मेन मुद्दा तो यही होता है ना। और वैसे भी अगर साथ में डिस्कशन करते हैं तो फिर उसका मज़ा ही अलग होता है। इसके अलावा देखेंगे ऋग्वेद जो है कि ऋग्वेद इज एन ओल्ड वैदिक संस्कृत। अगेन स्टार पॉइंट कि ऋग्वेद जो है कि ओल्ड इन वैदिक संस्कृत में है। हम जो संस्कृत पढ़ते हैं उसमें नहीं है कि हम उसको पढ़ ही नहीं सकते, वो और भी ज़्यादा टफ में है। अब टफ नहीं कहेंगे बिकॉज हमें नहीं आती तो मतलब टफ थोड़ी हो गई। हमें नहीं आती तो मतलब हम क्या बताएं, हम लोग की कमी है, हम लोग अनपढ़ हैं। अब वो उसको टफ नहीं बोल सकते ना। जैसे मान लो कि हमको चाइनीज़ नहीं आती तो हम बोल दें कि भाई चाइनीज़ बहुत टफ है। भाई पढ़ी नहीं इसलिए टफ है। तो वैदिक संस्कृत अपने ने पढ़ी नहीं तो इसलिए टफ है। तो वो नॉर्मल संस्कृत में नहीं है, ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत में है क्या, ऋग्वेद। फाइन। अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है कि कौन सी लैंग्वेज किस फैमिली की होती है। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टार क्वेश्चन बनेंगे। देखिए,
संस्कृत जो है कि किस फैमिली का पार्ट है? संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है, ठीक है। इसमें कुछ इंडियन लैंग्वेजेस आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी इंक्लूड हैं। इसके अलावा कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेजेस किस फैमिली को बिलोंग करती है? इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती हैं। ये क्यों एक फैमिली को बिलोंग करती हैं भाई? क्योंकि इनकी कुछ वर्ड्स हैं, इनका जो ओरिजिन है वो उनमें जो है कि कुछ ओरिजिनली कुछ मतलब कि कॉमन वर्ड्स हैं। जैसे कि मान लो मात्र संस्कृत का वर्ड है, अब इसी को मात्र से मिलता जुलता माँ, ये हिंदी का हो गया, और इसी से मिलता जुलता मदर, ये इंग्लिश का हो गया। तो सब में कॉमन है ना, तो इसीलिए एक फैमिली को बिलोंग करती हैं। कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती है। करेक्ट। कौन सी फैमिली को? इंडो यूरोपियन स्टार। ओके। इसके अलावा हम देखेंगे हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बोली जाने वाली लैंग्वेज तिब्बतो बर्मन फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक है। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग करती है द्रविड़न फैमिली को। उसके अलावा जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करती है। तीनों ही स्टार पॉइंट है, पूछ सकता है एक एक लाइन में कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। वेरी स्टार पॉइंट। ओके, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आप बार बार रिवाइज करें। इसके अलावा आज जो भी हम बुक्स यूज़ करते हैं वो प्रिंटेड हैं, रिटन है, लेकिन जो ऋग्वेद था वो मोस्टली मैंने आपको बताया वॉज रिसाइटेड एंड हियर्ड रादर देन रीड। मतलब कि उनके जो टीचर्स होते थे अपने स्टूडेंट्स के सामने बैठ करके रिसाइट करते थे, जैसे मैं रिसाइट कर रही हूँ, और स्टूडेंट्स सुनते थे। तो ऋग्वेद भी ऐसे ही हुआ है रादर देन कि उसको पढ़ा गया हो किताबों वगैरह से, ठीक है ना। इसके अलावा पहले तो मतलब कि ये देखिए जो पॉइंट है कि इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। मतलब जब ये पहली बार कंपोज हुआ ना, मान लो कि अरिजीत सिंह का मान लो कोई राइटर है तो उसने कोई गाना कंपोज, राइटर कंपोज करता है, कौन कंपोज करता है? राइटर तो लिखता है गाना, कंपोज कोई और करता है, कंपोजर कंपोज करता है, चलो ठीक है। तो मान लो कि कोई गाना उसने पहले कंपोज किया, तो कंपोज होते ही वो लिखा नहीं गया, कब लिखा गया? सेंचुरीज, बहुत सारी सेंचुरीज के बाद। तो इसी तरह जो है कि ऋग्वेद भी कंपोज होने के बहुत सारी सेंचुरीज के बाद ही लिखा गया। और प्रिंट कब हुआ एक्चुअली? तो अभी तो केवल 200 साल पहले ही ये प्रिंट हुआ है, मतलब रिसेंटली कह सकते हैं कि प्रिंट हुआ है। इसके बाद हिस्टोरियंस को ऋग्वेद की स्टडी वो हिस्टोरियंस कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो जो ऋग्वेद है ना, इसमें बहुत सारी जो प्रेयर्स हैं वो डायलॉग फॉर्म में। तो हम एक डायलॉग फॉर्म देखेंगे जो कि किसके बीच है, जो कि एक ऋषि थे, आपने सुना होगा, विश्वामित्र, और दो नदियों के बीच में है, ठीक है ना। और दो नदियाँ कौन सी हैं? दो नदियाँ हैं व्यास एंड सतलज। ये शायद इस पेज पे मेंशन है, हाँ ये देखिए लास्ट वाली लाइन पे मेंशन है ना, विश्वामित्र और दो रिवर्स व्यास एंड सतलज, इनके बीच में कुछ डायलॉग्स हैं जो हम देखने वाले हैं। और व्यास एंड सतलज जो नदियां हैं उनको किसके इक्वल थी? गॉडेस, मतलब उनको गॉडेस माना जाता था। अब ये देखिए विश्वामित्र, अब ये इसमें पता है ना, इसमें ये डायलॉग इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता रही हूँ। देखिए विश्वामित्र नदियों की कंपैरिजन करते हैं, वो नदियों से प्रेयर करते हैं कि व्यास एंड सतलज जो कि जिनकी जो मतलब की चाल है वो स्विफ्ट हॉर्स, मतलब जैसे घोड़ा तेज़ी से दौड़ता है वैसे नदियाँ इतनी उसकी स्पीड से बह रही हैं। और वो कैसी हैं? टू शाइनिंग काउज, मतलब देखो अभी यहाँ किससे कंपैरिजन हुआ? हॉर्स से, सब स्टार है। उसके बाद किससे कंपैरिजन किया उन्होंने? गाय से कंपैरिजन किया। टू शाइनिंग काउज, दो शाइनिंग चमकदार गायों की तरह आ रही है। कैसे? दैट लिक देयर काल्स, जो मतलब कि अपने काल्स, अपने बछड़े को चाटती हुई, समथिंग लाइक दैट। ओके, प्यार करती है ना उनका इस फॉर्म में, इस तरीके से वो अपने बच्चों को प्यार करती हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। तो विश्वामित्र ने कंपैरिजन करते हुए बोला कि घोड़े की तरह, मतलब कि आप में, मतलब कि आपकी जो चाल है, आपकी स्पीड है घोड़े की तरह है, और आप टू शाइनिंग काउस की तरह, बिकॉज दो नदियाँ थी व्यास एंड सतलज, ठीक है ना। तो इसके अलावा वो प्रेयर करते हैं कि आप अपना फ्लो धीमा कर लीजिए, और जो है कि मतलब कि फ्लो कम कर, वो मतलब कि थोड़ा पानी कम कर लीजिए ताकि हम अच्छे से निकल जाएं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये मतलब ये जो है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारा डिस्कशन का मेन पार्ट ये है कि उन्होंने रिवर्स को किससे कंपैरिजन किया।
तो उन्होंने रिवर को कंपेयर किया है हॉर्स से और काउस से, ठीक है। तो इससे हम क्या मतलब कि पता लगाते हैं, तो इससे ये पता लगता है कि जिस भी मतलब जो मतलब कि जहाँ भी ये कंपोज हुआ होगा, देखो हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हिम वाज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो, जहाँ पे नदियाँ बहती होंगी वहाँ पे जो है कि मतलब प्रेयर कंपोज हुई होगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो मैं किस नदी का पॉइंट मतलब कि किस नदी के बारे में लिखूँगी, जो मेरे एरिया में, जो मेरे आसपास मेरे राज्य में बहती होगी उस नदी के बारे में ना, तो वही मतलब है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सोसाइटी में हॉर्स एंड काउस बहुत ही वैल्यूड एनिमल्स रहे होंगे, मतलब उन एनिमल्स की बहुत वैल्यू रही होगी। बहुत स्टार पॉइंट है, क्यों वैल्यू रही होगी, पॉइंट ये है। देखो अभी मैंने बताया कि जो नदियां हैं व्यास एंड सतलज, वो किसके बराबर थी, गॉगस के बराबर थी। तो अगर हम किसी वैल्यूएबल चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो दूसरी वैल्यूएबल चीज़ से करते हैं, तो हमारी जो व्यास एंड सतलज है वो गॉगस है, वो इतनी वैल्यू है। तो उनका कंपैरिजन अगर हम हॉर्स एंड काउ से कर रहे हैं तो मतलब हॉर्स एंड काउ भी वैल्यूएबल चीज़ रही होंगी उनके टाइम पे। जैसे कि मैं आज के टाइम पे क्या वैल्यूएबल है, आज के टाइम पे वैल्यूएबल है जस्ट मैं ले लेती हूँ। देखो आज तो पानी बहुत वैल्यूएबल है, पानी ख़त्म होने वाला है। तो अगर मैं पानी की कंपैरिजन करूँगी तो किस चीज़ से करूँगी, मैं पानी का कंपैरिजन क्या कीचड़ से करूँगी, नहीं, मैं पानी का कंपैरिजन मुझे करना है तो मैं करूँगी सोने से करूँगी, ठीक है, गोल्ड से करूँगी, बिकॉज गोल्ड बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है हमारी सोसाइटी में। तो समझ आई, व्यास एंड सतलज का उन्होंने कंपैरिजन अगर घोड़े और गायों से किया है तो एक मीन्स की मतलब घोड़े और गाय उस टाइम पे वैल्यूएबल एनिमल हुआ करते थे, ठीक है। दिस इज़ वाई उनका कंपैरिजन हुआ है। अब ज़्यादा इसमें बक नहीं करनी। और फिर उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा स्टार पॉइंट है कि मतलब स्पेशली ऋग्वेद में और क्या मतलब कि और कौन सी नदियों का मेंशन है, और कौन सी नदियाँ मेंशन है, तो अदर रिवर्स स्पेशली इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती, और मतलब कि सरस्वती ये भी मतलब कि ऋग्वेद में मेंशन है, और गंगा और यमुना केवल एक बार मेंशन है। क्वेश्चन में भी आस्क डेफिनेटली कि कौन सी नदियाँ केवल एक बार मेंशन है ऋग्वेद में, तो देन वी मस्ट नो गंगा एंड यमुना। फाइन, बहुत लंबा डिस्कशन हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सिटीज़ हॉर्स कैटल हॉर्सेज एंड चैरियट्स। देखो उस समय क्या होता था, बहुत सी ऐसी प्रेयर्स होती थी जो कैटल्स के लिए की गई, ठीक है, और कैटल्स के लिए की गई, और किसके लिए की गई, चिल्ड्रन, स्पेशली बेटों के लिए की गई, सन्स के लिए की गई, ठीक है ना, और हॉर्सेस के लिए की गई। हॉर्सेस के लिए क्यों की गई, क्योंकि हॉर्सेस इंपॉर्टेंट होते थे ना। अब वो जो है कि योग्य तो चैरियट्स मतलब वो रथ चलाते थे, और उनका प्रयोग किस में किया जाता था, बैटल्स में, लड़ाई में किया जाता था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ ये, हम कुछ पॉइंट ये पढ़ेंगे कि ये जो बैटल्स होती थी वो किस लिए लड़ी जाती थी। तो बैटल्स लड़ी जाती थी, पहला पॉइंट ये, टू कैप्चर कैटल को कैप्चर करने के लिए, मतलब मवेशियों को, पशुओं को पकड़ने के लिए। इसके अलावा लड़ी जाती थी लैंड के लिए, भूमि के लिए लड़ी जाती थी। और वो भूमि क्यों इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि वो भूमि जो है कि कई तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती थी, जैसे कि पास्चर के नज़रिए से, या फिर जो है कि क्रॉप वगैरह ग्रो करने के नज़रिए से, ठीक है ना। इसके अलावा बैटल लड़ी जाती थी, लड़ाइयाँ पानी के लिए लड़ी जाती थी, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो हमने 4 पॉइंट पढ़े, कैप्चर कैटल, और दूसरा भूमि के लिए, फिर पानी के लिए, और कैप्चर पीपल, लोगों को बंदी बनाने के लिए। 4 चीज़ें थी जिस वजह से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, स्टार चीज़ें याद रखना। इसके अलावा जो भी हमें सम ऑफ द वेल्थ, जो भी वेल्थ वगैरह थी, जो भी संपत्ति मतलब एकत्र वगैरह होती थी, वो जो है कि लीडर्स के द्वारा रख ली जाती थी। सबसे पहले तो लीडर्स ही रख लेंगे, ऑब्वियसली वो लड़ाई करते हैं आगे जा करके। इसके अलावा कुछ जो है कि पुजारियों को दी जाती थी। उसके अलावा रेस्ट जितनी भी बचती थी वो सोसाइटी में, पीपल में डिवाइड कर दी जाती थी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी। इसके अलावा कुछ जो धन था उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, उसका प्रयोग किया जाता था सेक्रीफाइसेस वगैरह के लिए, ठीक है, सेक्रीफाइसेस करने के लिए, मतलब कि यज्ञ वगैरह करने के लिए, ठीक है। और उन सेक्रीफाइसेस में, उन यज्ञ वगैरह में क्या क्या और चीज़ें होती थी, जैसे कि कहाँ गया, घी, ग्रेन, और कुछ केस में एनिमल्स भी, दैट इज़ नॉट डन। हाँ, हम मतलब कि एनिमल्स को नहीं मतलब कि यज्ञ वगैरह में कर सकते ना, ये अच्छी बात नहीं है। और ये क्यों किया जाता था, ये गॉड एंड गॉडेस, देवी देवताओं को ये ऑफरिंग दी जाती थी, देवी देवताओं के लिए ये किया जाता था। इसके अलावा जो है कि इन युद्धों में कौन पार्ट लेता था, तो मोस्टली मैन ही पार्ट लेते थे, ठीक है। कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी यहाँ पे, लेकिन कुछ जो है कि असेंबलीज होती थी, कुछ सभाएं हो सकती थी जहाँ पे लोग मिलते होंगे और इन सब मैटर्स को डिस्कशन वगैरह करते होंगे। जैसे हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं आज, क्योंकि हम ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे हैं, वो ऑफलाइन करते होंगे, है ना। उसके अलावा वो अपने लीडर्स भी चुनते थे, और जो है कि जो कि कैसे होते थे, ब्रेव एंड स्किलफुल होते थे। ऑब्वियस ही बात है, किसी आरे घरे को नहीं चुन लेंगे। हाँ,
चलो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। मतलब कि जो है कि कुछ डिफरेंट वर्ड्स होते थे, कुछ डिफरेंट शब्द होते थे जिससे अलग अलग लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। जैसे कि कैसे अलग अलग लोग, जैसे इन टर्म्स ऑफ वर्क देख दूँ, जैसे वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, उनकी फैमिली डिफरेंट है, तो इस बेस पे मतलब कि लोगों को अलग अलग शब्द दे दिए गए, ठीक है ना। इसके अलावा जो है कि कौन से मतलब कि ग्रुप बनाए उन्होंने, मेनली दो ग्रुप बने, जैसे कि लोगों को डिस्क्राइब किया गया किस आधार पे, जैसे वो जिस आधार मतलब उनके काम के आधार पे, उनकी भाषा के आधार पे, उनके जो है कि जहाँ वो रहते थे उस जगह के आधार पे, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी क्या कल्चरल प्रैक्टिस है, इस आधार पे लोगों को ग्रुप में डिवाइड किया गया। मेनली दो ग्रुप थे, जैसा पहले वाले प्रीस्ट पुजारी जो कि यज्ञ वगैरह करते थे, जिनको ब्राह्मण्स भी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरे होते थे राजा। कौन होते थे? राजा। ओके, ठीक है ना, सब राजा ही बनना चाहेंगे ना। चलो भाई देखते हैं। अब यहाँ से स्टार पॉइंट ये होता है राजा के बारे में कि राजा कैसे होते थे। तो राजा जनरली वैसे नहीं होते थे जैसे हम आज तक अपनी स्टोरीज़ में देखते आ रहे हैं। ये राजा डिफरेंट होते थे। दे डिड नॉट हैव एनी कैपिटल सिटीज़, उनकी कोई कैपिटल सिटी राजधानी वगैरह नहीं होती थी, प्लेसेस वगैरह नहीं होते, पैलेसेस वगैरह नहीं होते थे, मतलब महल नहीं होते थे, आर्मीज़ भी नहीं होती थी, और नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस। इसके अलावा वो टैक्स भी नहीं कलेक्ट करते थे। भाई ये कैसे राजा थे? अब जैसे भी थे उस समय थे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे कि राजा का बेटा राजा होता है, ये राजतंत्र होता है, प्रजातंत्र नहीं होता। हमारे यहाँ क्या है? प्रजातंत्र है, लेकिन राजतंत्र में होता है ना राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन कभी कभी प्रजातंत्र में भी ये चीज़ें चलती हैं, आप शायद देख रहे होंगे, और आपका इशारा, आप मेरा इशारा समझ भी रहे होंगे किसकी तरफ है, ठीक है ना। तो आप देखिए, सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास। मतलब जो राजा है, मान लो कि मैं राजा हूँ, नहीं मैं क्यों राजा हूँ, मान लो कोई पर्सन राजा है, आप राजा हैं, तो आपका बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है ना। उस समय ऐसी प्रथा थी। ओके, इसके अलावा तो ये स्टार पॉइंट है, पूछ लेगा राजा के बारे में 4 चीज़ें दे करके, ठीक है। तो क्या पूछेगा कि ऋग्वेद में जैसे जिन राजाओं का वर्णन किया गया है, जिन राजाओं को डिस्क्राइब किया गया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? क्या उनका बेटा राजा बनता था? क्या वो आर्मीज बनाते थे? क्या वो जो है कि उनके राजमहल पैलेसेस होते थे? ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन। इसके अलावा जो है कि 2 वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। मतलब जो जैसे ये राजा और प्रीस्ट हो गए, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द जो पूरी जनता बची, उसको क्या बोलते थे? उसके लिए 2 शब्द थे। क्या शब्द थे? पहला जना, जना आज भी यूज़ होता है, जन, जन मतलब क्या? लोग। उसके अलावा दूसरा वर्ड क्या था? विश, ठीक है, दूसरा वर्ड क्या था? विश, जो कि आज जो वैश्य बोलते हैं ना, ये वैश्य वही विश से ही ओरिजिन हुआ है, ठीक है ना। तो ये 2 शब्द थे जो कि बोले जाते थे स्टार। ओके, इसके अलावा सेवरल विश और जन वर मेंशन्ड बाय नेम। मतलब बहुत ऋग्वेद में बहुत सारे विश और जन को मतलब कि उनके नाम से मेंशन किया गया है, तो उनका रेफरेंस देने के लिए सो वी फाइंड रेफरेंसेस टू द, क्या क्या मेरे रेफरेंस मिले? पूर्व जना या विश, या फिर भारत जना या विश। देखो जन और विश एक ही है ना, तो इसीलिए और लगा करके लिखा हुआ है। इसके बाद यदु जना और विश, स्टार, ठीक है। क्या तीन वर्ड्स क्या थे? पुरु जना और विश, और भारत जना और विश, और यदु जना और विश। मैंने बिना देखे बोला, देखो, तो साथ साथ चीज़ें हमको मेमोराइज करते हुए चलनी है ना, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं हम क्या है। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज्ड द हिम्स डिस्क्राइब्ड देमसेल्व्स एज आर्यास एंड कॉल्ड देयर अपोनेंट्स दास एंड दास्याज। मतलब जो लोगों ने ये जो प्रेयर्स कंपोज की, वो अपने आप को क्या बोलते थे? आर्याज बोलते थे, और अपने अपोनेंट्स को, अपने दुश्मनों को क्या बोलते थे? दासाज या फिर दस्यूज। मतलब कि दस्यूज कौन से लोग हैं भाई? जो सेक्रीफाइसेस नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब यज्ञ वगैरह नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। देखो, आप किसी को अपना दुश्मन मतलब कि बोलना हो, अगर आप किसी को बोलेंगे कि ये मेरा दुश्मन है, तो आप किसको बोलते हैं? जो आपसे आचार व्यवहार में डिफरेंट हो, वो कोई अलग सी लैंग्वेज बोल रहा हो, तो मतलब लोग उनको समझ नहीं पाते और अपना दुश्मन बना लेते हैं। तो आज के समय में नहीं है ऐसा ना। आज हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास हम पूरी दुनिया के लोगों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनकी डिफरेंट भाषा, उनकी वेशभूषा, सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम सबको देख रहे हैं। बिकॉज ये लोग नहीं जानते थे ना, तो जो लोग इनसे डिफरेंट थे उनको क्या बोला इन्होंने? दस्यु बोला, ठीक है ना। इसके अलावा लेटर टर्म दास एंड द फेमाइन दासी। मतलब कि दास और दासी
किसके लिए यूज़ होता है? जो बंदी होते हैं, जो हमारे नौकर चाकर होते हैं, उनके लिए दास एंड दासी यूज़ होता है, ठीक है। केम टू मीन स्लेव, स्लेव दास, ठीक है। तो इसी दस्यु से ये वर्ड ओरिजिन हुआ और इनको दास बोला गया, स्लेव बोला गया। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन, दोनों ही होते थे जो कि क्या करते थे, कौन होते थे? जो कि युद्ध वगैरह में पकड़े जाते थे, ठीक है ना। जैसे युद्ध हुआ, कोई राजा हार गया, अब उनके यहाँ के जितने लोग हैं भैया ले आए, हमारे यहाँ के दास हो गए। तो इसीलिए तो लोग जो है कि इस बात से डरते थे कि हमारा राजा कहीं युद्ध ना हार जाए, तो फिर हमारे साथ जो अपोनेंट है वो कैसा व्यवहार करेगा, स्पेशली विमेन के साथ कैसा व्यवहार करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, बहुत ही बुरी चीज़ थी कि मतलब आपके यहाँ कोई काम कर रहा है तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाता, लेकिन वो उसको अपनी प्रॉपर्टी जैसा ही डील करते थे अपने दासों को। वी कुड मेक देम डू व्हाटएवर वर्क दे वांटेड, जो भी वो चाहते थे उनके साथ वैसा काम करवाते थे, वैसा वर्क कराते थे, वैसा बिहेव करते थे। तो इस 4 चीज़ें हैं कि हाँ दासों के साथ कैसे ट्रीट करते थे वो दासों को, ओके। इसके अलावा हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्या है, वाइल द ऋग्वेद वॉज बीइंग कंपोज्ड एंड द नॉर्थ, बहुत ही अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऋग्वेद कहाँ कंपोज किया गया, मतलब सब कॉन्टिनेंट के जो है कि नॉर्थ ईस्ट में कि साउथ वेस्ट में कि नॉर्थ वेस्ट में, फलाना ढमकाना, कहाँ किया गया? नॉर्थ वेस्ट में किया गया, एकदम रट लो, कहाँ किया गया? नॉर्थ वेस्ट में किया गया। अब ऐसे समझ लो कि ऊपर वाला हमारा इंडिया नॉर्थ और इधर गुजरात, तो इधर इस एरिया में किया गया, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। इसके अलावा ये इंडिया के रेफरेंस में नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना ये सब कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में किया गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें कह रहे हैं कि और भी डेवलपमेंट्स चारों तरफ हुए, उनको देखो, मतलब कि जब सब कॉन्टिनेंट में ये ऋग्वेद डेवलप हो रहा था तो उसके साथ साथ और भी चारों तरफ चीज़ें, और भी चारों तरफ और भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे, तो आप उनको देखिए क्या हो रहे थे, तो हम देखेंगे बाद में। अब देखते हैं साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या? बड़े बड़े पत्थर को बोलते हैं मेगालिथ्स, महापाषाण, ठीक है ना। तो द स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, लिटरली बिग स्टोन, मतलब बड़े बड़े स्टोन को मेगालिथ बोलते हैं। दे वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स, ब्यूरियल साइट्स पे मतलब जहाँ पे कब्र वगैरह बनाते हैं ना, तो वहाँ पे इन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स, ये जो प्रैक्टिस है ये मेगालिथ्स को यूज़ करने की ब्यूरियल साइट पे कब शुरू हुई? 3000 साल पहले शुरू हुई। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब शुरू हुई? 3000 साल पहले शुरू हुई। और इसके बाद एंड इट वॉज प्रीवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया एंड इन द नॉर्थ ईस्ट इन द कश्मीर, इतनी जगह पे ये मतलब कि प्रचलित थी। ये 3000 साल पहले ये प्रथा शुरू हुई और इतनी जगह पे ये चीज़ प्रचलित थी। आगे हम देखेंगे, ये देख रहे हैं ना, ये जो ये पिक्चर, ये यही मेगालिथ, इसी को बोलेंगे। बड़े बड़े पत्थर रखना ब्यूरियल साइट पे क्यों रखते थे ये हम देखेंगे अभी। While some megaliths can be seen on the surface, other megalith burials are often underground, मतलब कुछ तो हम सरफेस पे देख सकते हैं लेकिन कुछ स्पेशली क्या होते हैं? अंडरग्राउंड होते हैं। समटाइम जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, दीज आर ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर ब्यूरियल्स बीनीथ। मतलब कि कुछ जैसे कि इस पिक्चर में ही आप देख लीजिए, जैसे पत्थरों को चारों तरफ से गोल गोल करके राउंड शेप में लगा दिया गया, तो उसका क्या मतलब है? ये एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई यहाँ कब्र है इसके नीचे, ठीक है। तो इस तरह उनका एक ज़रिया होता था इंडिकेशन देने का। इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, जितनी भी ये ब्यूरियल्स होती थी उनमें कुछ कॉमन फीचर होते थे। जैसे कि क्या कॉमन फीचर होते थे? डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। मतलब कि जो मर जाता था, जो मृतक होता था, उसको बरी करते थे डिस्टिंक्टिव पॉट्स के साथ, और जो है कि जिनको क्या बोलते थे? ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते थे। इसके अलावा ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। मतलब कि जो आज कोई मर जाता है तो जिसके यहाँ जलाते हैं वहाँ तो मतलब हिंदू प्रथा के अकॉर्डिंग जलाते हैं। जो बरी करते हैं तो क्या वो चीज़ों के साथ बरी करते हैं? क्या 2-3 चीज़ें रख देते हैं? लेकिन नहीं, वो चीज़ें रखते थे, क्या रखते थे? वेपन्स रख देते थे। आयरन, मतलब कि जैसे आयरन पता है ना क्या होता है? आयरन, लोहा वगैरह रख देते थे। इसके अलावा हॉर्सेस के स्केलेटन भी मिले हैं, मतलब कि साथ में घोड़ों को भी दफना दिया जाता था, जैसे कि, और हॉर्सेस के इक्विपमेंट्स भी मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं स्टोन एंड गोल्ड के। मतलब इतनी सारी चीज़ें साथ में बरी कर दी जाती थी। पता नहीं ये लोग क्या सोच के बरी करते थे, कौन सी लाइफ होती है मरने के बाद।
खैर इनका जो भी हो, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। अरे मजाक कर रहे हैं यार, ये सब चलता रहता है ना, बोरियत नहीं होती फिर। हाँ इसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं, पिक्चर्स वगैरह अपने आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट हम अपना डिस्कशन करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब हमें ये कैसे पता चला कि भैया सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे। देखो अब ये भी हमें अब आप कहेंगे कि मतलब कि कब्रों से क्या पता चलेगा। अब देखो सारी चीज़ें, सारा जादू होने वाला है, कब्रों से ही पता चलेगा। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स जो भी हमें मिले हैं, जो भी स्केलेटन, जो भी कब्रों के अंदर जो स्केलेटन था, जो भी क्या बोलते हैं स्केलेटन, जो वो बचा रह जाता है ढांचा, ठीक है, स्केलेटन बोलते हैं उसको। तो उसके साथ मृतक के स्केलेटन के साथ जो भी चीज़ें मिली, तो उनसे पता चलता है कि जो हमारी सोसाइटी थी उसमें सोशल डिफरेंसेस थे। जैसे कि बात करें कि फाइंड ब्रह्मगिरी की बात करें, वहाँ से एक स्केलेटन मिला है, वो बरीक विथ 33 गोल्ड बीड्स, मतलब 33 सोने के मन को मतलब 33 सोने के मन के उसके साथ गाड़े गए थे। 2 स्टोन बीक्स थी, उसके बाद 4 कॉपर के बैंगल थे, फिर 1 कॉन्च शेल था। इतनी चीज़ें मतलब कि गाड़ी गई। उसके अलावा जो स्केलेटन मिला है वहाँ पे केवल थोड़े से पॉट्स ही मिले हैं। तो इससे पता चलता है ना कि जो पहले वाला था जिसकी इतनी गोल्ड बीग्स वगैरह साथ में दफना दी गई, तो मतलब वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता होगा। और जिसके स्केलेटन के साथ केवल कुछ पॉट्स ही मिले हैं, तो हमको पता चलता है भैया ये थोड़ा गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, तो वो इनकी फैमिली वाले ने इतना मतलब कि ये प्रथा उतनी फॉलो ना कर पाए, ठीक है ना। तो इससे हमको पता चलता है लोगों के बीच में मतलब कि रिच एंड पुअर वाला सीन था। इसके अलावा वर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। देखो क्या होता था, समटाइम्स मेगालिथस कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन, मतलब कि एक कब्र के अंदर एक से ज़्यादा भी जो है कि लोग दफनाए जाते थे। अब ये कैसे कि मतलब जो 2-3 लोग साथ मर गए उनको साथ में दफना दिया गया, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता था, दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, मतलब एक सेम फैमिली के लोगों को सेम जगह दफनाया गया। अब जैसे होता है ना कि किसी की मान लो कोई हस्बैंड वाइफ होता है, तो अगर हस्बैंड मान लो पहले हस्बैंड की डेथ हुई या पहले वाइफ की डेथ हुई, तो पहले वाइफ को जहाँ पे मतलब कि ले जाके बरी करते हैं या फिर जहाँ ले जाकर के उनकी बॉडी को मतलब कि जलाया जाता है, तो ये कोशिश की जाती है कि उनके हस्बैंड या वाइफ यानी कि उनके स्पाउस को भी उसी जगह पे किया जाए, या फिर मतलब एक फैमिली के लोगों को एक ही शमशान घाट में या एक ही कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, ऐसा होता है। तो स्पेशली वहाँ पे क्या होता था, एक ही मेगालिथ्स में जो है कि एक ही मेगालिथ में मतलब कि कई स्केलेटन मिले, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि हो सकता है ये सेम फैमिली के बिलोंग करते हो। तो अब एक ही में कैसे कर देते थे, ये देखो क्या होता था। देखो ये जो मतलब कि एक ही सेम फैमिली के होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम टाइम पे ही सब मर जाते थे, ऐसा नहीं है। क्या होता था, बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। अगेन अ वेरी 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 स्टार पॉइंट, मतलब कि जैसे मान लो कोई मरा, ठीक है, तो उसकी मतलब उसकी जो है कि वो मेगालिथ बना दी गई, ठीक है, वहाँ पे उसको दफना दिया गया। इसके बाद वो एक पोर्ट होल होता था। क्या होता था, पोर्ट होल होता था। जब दूसरा वहाँ पे जब कोई दूसरा उसी फैमिली का मरता था, तो उस पोर्ट होल के द्वारा ही वापस से उस कब्र में जा कर के उस दूसरे बंदे को भी वहीं पे दफना दिया जाता था, ठीक है। एक टाइम पे नहीं कि 4-5 लोग एक ही फैमिली के मर गए तो दफना दिया गया, नहीं, एक को दफना दिया गया, फिर वहाँ पे कुछ निशानी वगैरह छोड़ दी गई और एक पोर्ट होल बनाते थे उसमें। उस पोर्ट होल के द्वारा जब दूसरा मरता था तो दूसरी की बॉडी को ले जाते थे। समझ आई? इससे ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन हो सकता। देखो स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस, हाँ मतलब स्टोन के सर्कल या कुछ ऐसा उस सरफेस के ऊपर रख देते थे जिससे पता चलता था, जैसे मैंने बताया कि साइन हो जाता था कि हाँ भाई ये फलाने लोगों की ब्यूरियल साइट है, ठीक है। अलावा तो उससे लोग होता था उसी स्पेशल साइट पे ही लौटते थे, किसी और की साइट में नहीं, किसी और के मतलब कि ब्यूरियल में नहीं जा करके दफना दिया। अब अपने अपना निशानी बनाते थे ना। ओके, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाती है अपनी। तो स्पेशल ब्यूरियल एक्ट इनाम गाँव एक जगह है, वहाँ से स्पेशल ब्यूरियल मिला है। देखिए क्या है भैया, इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़ रिवर है, जो कि भीम रिवर की क्या है, सहायक नदी है। तो ये साइट कहाँ पे है, भीम रिवर की सहायक नदी घोड़ नदी के आसपास। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground. adults जो होते थे वो ग्राउंड में, ज़मीन में बरी किए जाते थे। laid out straight, मतलब सीधे एकदम, with the head towards the north. हेड किधर होता था, नॉर्थ में होता था। समटाइम्स ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउसेज, कभी कभी ब्यूरियल्स घर के अंदर भी होते थे। स्केरी
बहुत ज़्यादा। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, मतलब कि जो भी बर्तन वगैरह जो है कि वो उनके साथ मतलब कि डाल दिए जाते थे उन बरी के अंदर। अ मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site in the center of the settlement. This house also had a granary. The body was placed in a cross-legged position. Cross-leg की पोजीशन में थी, क्रॉस-लेग की पोजीशन में थी बॉडी। कि जैसे हम क्रॉस-लेग की पोजीशन कह सकते हैं कि हम लोग जैसे बाइक वगैरह पे बैठते हैं ना। देखो यार, यहाँ से क्या चीज़ें हमें, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है कि इनाम गांव से मतलब कि हमें एक ब्यूरियल मिला है। उसमें क्या था, वहाँ पे क्या चीज़ें थी, वहाँ पे मोस्टली जो अडल्ट होते थे उनको ग्राउंड में दफनाया जाता था। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला स्टार। उसके बाद कैसे लेड आउट स्ट्रिक। अब कहोगे ये कैसे स्टूपिड क्वेश्चन आएंगे, स्टूपिड क्वेश्चन से फॉर्म होंगे। कैरेक्टरिस्टिक करके पूछेगा कि इनाम गाँव से जो ब्यूरियल मिला है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि नीचे दी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सही है या फिर गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो जो मिला है वो ब्यूरियल, वो मतलब कि हाँ, लेग आउट स्ट्रेक विथ हेड टूवर्ड्स नॉर्थ। हेड किधर होता था, नॉर्थ की तरफ होता था। इसके बाद ब्यूरल्स में कभी कभी कुछ कुछ जो ब्यूरल्स होते थे घर में भी दफना दिए जाते थे। बहुत ज़्यादा ये लोग क्या बताएं, खतरों के खिलाड़ी हो गए भाई। इसके अलावा साथ साथ कुछ वेसल्स, कुछ बर्तन भी मतलब कि साथ में उनके दफना दिए जाते थे। ठीक है, अब एक इंसान का जो है कि वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज, एक इंसान का हमें ब्यूरियल मिला है कैसा, इन अ लार्ज 4-legged clay jar, बड़े से जार में। 4-legged क्ले मतलब कि 4 लेग वाले क्ले के जार में, मिट्टी के जार में मतलब मिला है। वो कहाँ था, वो ब्यूरियल घर के अंदर ही था भैया, कोर्ट यार्ड में, आंगन में। और 5 रूम थे उस कमरे के, 5 रूम वाले आंगन में जो है कि हमको मिला है। और ये जो इस साइट का, कौन सी साइट की बात करें, इनाम गाँव का सबसे बड़ा हाउस हुआ करता था। ठीक है ना। और इसमें और क्या चीज़ मिली है, और ये जो है कि ये जो मतलब कि इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट के सबसे सेंटर में ये घर था। और ये इस घर में एक ग्रैनरी भी थी, मतलब कि ग्रैनरी मतलब क्या, जहाँ अनाज स्टोर करते हैं। और ये जो बॉडी थी क्रॉस लेग पोजीशन में थी। तो मतलब इसमें से हम क्या कह सकते हैं, हो सकता है भाई ये किसी मतलब कि स्पेशल वगैरह का मतलब कि हो सकता है घर हो, क्योंकि इतना बड़ा सा घर था, 5-4 रूम थे और इतने बड़े से पॉट में दफनाया गया, तो वी कैन से हो सकता है कोई हो स्पेशल। अब हमें इसमें से ये चीज़ें याद रखनी है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ी कि इनाम गांव वाले ब्यूरल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ओके, थोड़ा सा बस बचा है हमको अब देखना है वो स्केलेटन स्टडीज कैल्सास। अब स्केलेटन हमें क्या बताते हैं, स्केलेटन हमें अब उनके साइज से तो हमें ये पता चलेगा ना, अब छोटा है तो बच्चे का है, बड़ा है तो मतलब कि जो है कि किसी एडल्ट का है। लेकिन गर्ल एंड बॉय के स्केलेटन में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा गर्ल्स का है कौन सा बॉयज़ का है। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो उसके साथ अगर ज्वेलरी वगैरह मिल गई, तो देखो ज्वेलरी वगैरह मिल गई तो हम कह सकते हैं विमेन का है। लेकिन क्या होता था उस समय, तो मेन भी ज्वेलरी जो है कि पहनते थे, तो हम शार्प डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते ज्वेलरी के बेस पे कि ये मेन का है जो मतलब कि शव मिला है, या फिर विमेन का है। स्केलेटन नॉट शव, स्केलेटन, ठीक है ना। तो फिर उसके अलावा हम क्या करते थे, तो बेटर वे क्या था फिगरिंग आउट कि मतलब कि स्केलेटन का सेक्स क्या है, वो मेन है विमेन है। तो इसके लिए उनका बोन स्ट्रक्चर की स्टडी करना। तो जो पेल्विक एरिया होता है, पेल्विक एरिया की स्टडी करते थे। और पेल्विक एरिया जो विमेन का होता है जनरली लार्ज होता है, ठीक है, और मेन का जनरली स्मॉल होता है। तो हम पेल्विक एरिया की स्टडी से पता लगाते थे कि वो मेन का है, वो स्केलेटन या फिर विमेन का है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़। और ये मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़ पे ये सारी चीज़ें बेस हैं, जो भी हम ये मतलब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब कि ये मेन का है विमेन का है, जो पता लगा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अबाउट 2000 ईयर्स अगो देयर वाज अ फेमस फिजिशियन, ये स्टार है, एकदम स्टार चीज़ है, ठीक है ना। 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन होते थे जिनको चरक बोलते थे, चरक नाम था उनका, फिजिशियन नेम्ड चरक। जिन्होंने एक बुक लिखी, हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन पे एक बुक लिखी जिसको बोलते हैं चरक संहिता। क्या बोलते हैं, चरक संहिता। इंपॉर्टेंट है, सब देखते रहना। देयर ही स्टेक्स, उन्होंने उसमें बताया कि बॉडी में 360 हड्डियाँ होती हैं, और
360 नहीं होती ना, जो कि आज तो मतलब कि आज जो मतलब कि हमने जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने तो वाकई पूरा चीज़ देख वेख करके किया। लेकिन तब देखो इतने हज़ार साल पहले, 2000 साल पहले चरक ने ये बता दिया कि 360 हड्डियाँ होती हैं, मतलब बेसिकली इतनी नहीं होती हैं। उन्होंने हो सकता है कि मतलब कि टीथ और जॉइंट्स और कार्टिलेज इन सब का जोड़ करके बताया, लेकिन फिर भी बहुत एग्जैक्ट, मतलब लगभग वो मतलब कि एग्जैक्ट से बहुत ही मतलब कि उनका मतलब कि बहुत ही कम ही दूरी थी उनकी एग्जैक्ट मतलब नंबर बताने में। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद अगर हम ये चीज़ें पता लगा पा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तो आज से 2000 साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तभी चरक ने अपनी चरक संहिता किताब में ये बता दिया। लगभग अप्रॉक्सीमेशन सही था मतलब, लेकिन फिर भी बता तो दिया। तो मैं ये तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे जो एल्डर्स थे, हमारे पूर्वज थे, बहुत स्मार्ट थे। ओके, तो ये हमें याद रखना है। चरक संहिता, और चरक एक फिजिशियन थे जिन्होंने अपनी किताब में बताया 360 हड्डियाँ होती हैं। ऑक्यूपेशन एंड इनाम गाँव, इनाम गाँव पे लोगों का क्या ऑक्यूपेशन होता था? तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ बीज मिले हैं, वीट, बार्ले, राइस, पर्ल्स, मिलेट्स, पीज एंड सीजन के, ठीक है। बोन्स मिली हैं बहुत सारे एनिमल्स की, और उनकी बोन्स पे कट का मार्क है, तो इससे पता चलता है कि हो सकता है इनको एज अ मतलब कि एज अ फूड कंज्यूम किया जाता हो। और हैव ऑल्सो बीन, तो मतलब कि समझ आई, मतलब कि हड्डियों पे कट का मार्क बना है, तो मतलब वी कैन से कि हाँ वो हो सकता है खाने वगैरह के लिए यूज़ किया जाता हो। उसमें कौन कौन से थे एनिमल्स, जैसे कैटल, बफलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग कुछ याद आया, एंटीलोप, हेयर, मंगूज, ये सारे। और इसके अलावा बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब फिश, ये सारी चीज़ें भी थी, ठीक है। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स, और कुछ फ्रूट्स भी थे, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को वो कंज्यूम करते थे, ठीक है ना। तो ये है, बस ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और हम जो है कि अब इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैप्टर फिनिश होने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड स्पेशली क्लास 6 के बच्चों के साथ शेयर करिए, सीके प्रिपरेशन वालों के साथ शेयर करिए, या फिर जिसके साथ भी आपको शेयर करना हो शेयर करिए, जस्ट शेयर द वीडियो, ओके। एंड सॉरी फॉर ऑल द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, बिकॉज मैं उसका कुछ कर नहीं सकती, एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट।